हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, कुछ दिनों से मैं आपके लिए वर्ष 2023 में घटित घटनाओं को लेके आ रहा हूं। इसमें हम लोग बात करते हैं 2023 में घटित आर्थिक, राजनीतिक, समसामयिकी और इकोनॉमी घटनाओं का। इस कड़ी में आज मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट, कुछ सूचकांक लेके आया हूं जो वर्ष 2030 में प्रकाशित हुआ था, जो आपको प्रत्येक एग्जाम में के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे तीन रिपोर्ट का। एक है वैश्विक रैंकिंग अंतराल रिपोर्ट 2023, दूसरा है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 और तीसरा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और विश्वास कीजिए कि इस वीडियो को समाप्ति तक आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो समाप्त होते होते आप लोग तीनों रैंकिंग, तीनों सूचकांक के बारे में सारा जानकारी प्राप्त कर लेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा वीडियो बनाने का तरीका इस तरह से है कि कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, चाहे एसएससी का दे रहे हैं, यूपी दरोगा का दे रहे हैं, आईएएस का दे रहे हैं, पीसीएस का दे रहे हैं, हर एग्जाम में इस सूचकांक से संबंधित किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा उसको भी मैं बताता हूं। किस एग्जाम में सिर्फ वन लाइनर प्रश्न पूछा जाएगा, किस में डिटेल में पूछा जाएगा, सारी बात की मैं जानकारी दूंगा। बस आप लोग पूरा वीडियो समाप्त होने तक बने रहे। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 का। हमेशा की तरह हम लोग कहानी किस्सा से शुरू करेंगे। कहानी किस्सा का मतलब होता है बच्चों, इसकी हिस्ट्री को बताने का। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2006 से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वर्ष 2006 से यह प्रयास किया जा रहा है कि पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पे लिंग समानता को प्राप्त करने के लिए हर देश कितना काम किया है, उसके लिए एक रिपोर्ट जारी किया जाए, जिससे कि यह पता लगे कि कौन सा देश कितना कार्य कर रहा है लैंगिक असमानता दूर करने के लिए, अर्थात लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए कौन सा देश कितना कार्य कर रहा है, यह वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में बताया जाता है। इस कड़ी में वर्ष 2023 का वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 20 जून 2023 को जारी किया गया। अभी मैंने बताया कि विश्व आर्थिक मंच, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहा जाता है, उसके द्वारा जारी किया गया। यह इस कड़ी का 17वां वैश्विक रिपोर्ट था, 17th एडिशन था इस कड़ी का। इसमें हम लोग बातें करते हैं वैश्विक समानता कितना प्राप्त किया गया है विश्व के प्रत्येक देश के द्वारा। अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो वैश्विक स्तर पे इस साल 68.6% समानता को प्राप्त किया गया है। बच्चों ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। ये जो चीज मैं भी बताने जा रहा हूं शायद ही किसी वीडियो, शायद ही किसी बुक में मिले। बहुत ध्यान से आप लोग ध्यान दो इस फैक्ट को। पूरे वैश्विक स्तर की मैं बात कर रहा हूं, पूरे वैश्विक स्तर पे 68.4% लैंगिक समानता प्राप्त किया गया है इस साल 2023 की समाप्ति तक। जो रिपोर्ट आया उसमें बताया गया। अब ये समानता किस क्षेत्र में कितना प्राप्त किया गया, वैश्विक स्तर की बात कर रहा हूं, वो मैं आपको बताता हूं। ये चार जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, चार तुलनात्मक अध्ययन करने का तरीका है कि चार स्तर पे कितना प्राप्त किया गया है। एक है आर्थिक भागीदारी और अवसर, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। दूसरा है शिक्षा, एजुकेशन। थर्ड है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, हेल्थ एंड सर्वाइवल। और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल इंपावरमेंट। इन चार आधारों पे नापा गया है लैंगिक समानता पूरे विश्व में। टोटल 68.4 है। और अगर हम बात करें सबसे पहले आर्थिक भागीदारी और अवसर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, तो इसमें 68.4% ओवरऑल है। और अगर हम लोग बात करें आर्थिक भागीदारी का तो इसमें 60.1% सफलता प्राप्त किया गया है। मतलब 60.1% लैंगिक समानता को प्राप्त किया गया है वैश्विक स्तर पे। अगर हम लोग शिक्षा की बात करें, शिक्षा की प्राप्ति का, एजुकेटर अटेनमेंट, तो एजुकेशन की अगर बात करें तो 95.2% बच्चों लैंगिक समानता प्राप्त किया गया। अगर हम शिक्षा की बात करें, अर्थात शिक्षा के स्तर पर जो लड़कों और लड़कियों के बीच विभेद है वो कम हुआ है। अब 95.2% समानता लड़कों लड़कियों के बीच हम लोग कर पाए हैं 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। तीसरा जो पैरामीटर है हेल्थ एंड सर्वाइवल, जिसे हम लोग स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता कहते हैं, इसमें 96% सफलता प्राप्त हुई है। अर्थात 96% हम लोगों ने लैंगिक समानता स्थापित किया है। चौथा जो हमारा पैरामीटर है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया, हम लोगों ने नहीं, विश्व आर्थिक मंच ने नाम दिया है राजनीतिक सशक्तिकरण का।
इसमें कुल मिला के 22.1% हम लोगों ने लैंगिक समानता प्राप्त किया है। तो अगर हम लोग चारों पैरामीटर को देखते हैं तो दो पैरामीटर, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ, इसमें लैंगिक समानता पूरे विश्व में काफी हद तक हम लोगों ने स्थापित किया है। लेकिन अगर दो पैरामीटर की बात करें, खासकर राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें, तो अभी पूरे विश्व में काफी अंतर है। अगर हम लोग पुरुष और महिला की बात करें, अर्थात लैंगिक असमानता का स्तर काफी ज्यादा व्याप्त है राजनीतिक सशक्तिकरण में, क्योंकि यह अभी तक सिर्फ 22.1% समानता हम लोगों ने अचीव किया है। आर्थिक भागीदारी और अवसर 7.1 है। हम लोग इसको डेली एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। आप देखिए हेल्थ सेक्टर में, क्या हेल्थ के मामले में आप देखते होंगे कि अगर हॉस्पिटल है तो उसमें समान रूप से लड़कों लड़कियों का इलाज किया जाता है, उसमें समान रूप से मर्द औरत का इलाज किया जाता है। अगर शिक्षा की बात करें तो उस अवसर में भी हम लोग बहुत हद तक, इतना हर देश ने लड़कियों के लिए बहुत सारा प्रोग्राम शुरू किया उसको एजुकेशन देने के लिए, चाहे प्राथमिक स्तर की बात हो या हायर लेवल की बात कर हो। लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण की अगर बात करें, आप इंडिया की एग्जाम्पल ले, हो सकता है आपको अमेरिका, ब्रिटेन या दूसरे देश का तुलनात्मक अध्ययन करना मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन का स्थिति के बारे में आप लोग अवगत नहीं है। लेकिन अगर भारतीय स्थिति को ही देखें, भारतीय परिवेश को ही देखें, तो आप अभी देखिए मौजूदा समय में कुल कितने सांसद हैं। हर राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें कुल कितनी महिलाएं विधायक बन के आती हैं, आप देखेंगे कि उनका परसेंटेज बहुत ही कम है और वो सोचनीय विषय है। इसलिए पूरे विश्व में भी राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ 22.1% ही समानता अभी तक अचीव किया गया है राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए। अब हम भारत की भी बात कर लेंगे। उससे पहले कुछ और मैं बात बता दूं, इस रिपोर्ट में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो आया है, इसमें इस साल 146 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। ओवरऑल जैसे मैंने पहले बताया कि 68.4% जो ओवरऑल लैंगिक समानता स्थापित हो चुका है। ओवरऑल का मतलब होता है अगर सारे क्राइटेरिया को जोड़ दिया जाए तो 68.4% समानता स्थापित किया जा चुका है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 100% समानता होता है। अगर कोई देश 100% अचीव कर लिया है, इसका मतलब है कि अब कोई किसी भी दृष्टि से चारों पैरामीटर अगर देखा जाए, सारे पैरामीटर में महिला पुरुष का समान भागीदारी है, चाहे शिक्षा हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या और भी कोई सेक्टर हो। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे अभी भी समानता को स्थापित करने में की दिशा में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर अभी तक अगर हम डेटा को देखते हैं तो अगर 9 देश ऐसे हैं जो 80% से ज्यादा लैंगिक समानता को प्राप्त कर लिए हैं। ओवरऑल अगर बात करें 80% से ज्यादा लैंगिक समानता स्थापित कर ली है। ये 9 देश का नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिए। ये देश है आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी, निकारागुआ, नाम्बिया और लिथुआनिया। ये 9 देश अभी तक 80% समानता स्थापित कर लिए हैं। शुरू के 3 देश को देखते हैं बच्चों। शुरू का 3 देश हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इंडेक्स में आपके सामने लेके आऊं, कोई भी रिपोर्ट लेके आऊं, उसमें शुरू के 3 देश का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर ध्यान रखिए, शुरू का 3 देश और लास्ट का 3 देश। अगर लास्ट का 3 देश ना भी रखे तो अंतिम देश का जरूर ध्यान रखिए, और शुरू का 3 देश तो बिल्कुल आपको याद रखना है। जो लैंगिक अंतराल की समाप्ति, या यहाँ पे आप ओवरऑल स्कोर में पिछले वीडियो में भी बताया था कि ओवरऑल स्कोर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। सिर्फ भारत के दृष्टिकोण से, भारत का कोई भी अगर इंडेक्स आता है तो उसमें कितना इंडेक्स स्कोर है उसे भी आप लोग याद रखिए। यहाँ पे अगर वो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 की बात करें तो आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड ये टॉप 3 पोजीशन पे है। लैंगिक अंतराल की समाप्ति 91.2% आइसलैंड ने किया। इसका मतलब है बच्चों कि 100% में, मैंने बताया कि 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 100 में आइसलैंड 91.2% तक अचीव कर चुका है वैश्विक समानता की दिशा में। अर्थात वैश्विक असमानता 91.2% तक समाप्त कर दिया है आइसलैंड ने। जबकि नॉर्वे और फिनलैंड की बात करें तो यह आंकड़ा 87.9 और 86.3% क्रमशः है। अब एक चीज और बता दूं, यह है कितना परसेंट तक लैंगिक समानता समाप्त किया है। अगर हम लोग विश्व आर्थिक मंच की साइट पे जाते हैं, वहां पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 0 से 1 के बीच में स्कोर किसी भी देश को दिया जाता है। हम लोग परसेंटेज उसी से निकाले, 0 से 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है देशों को। इस तरह से आइसलैंड को अभी स्कोर मिला है 0.912। ध्यान रखो, आइसलैंड को स्कोर मिला है 0.912 और आइसलैंड ने 91.2% तक लैंगिक समानता
को स्थापित करने की दिशा में कार्य कर लिया है। उसी तरह से नॉर्वे को स्कोर मिला है 0.879 और फिनलैंड को स्कोर मिला है 0.863। इन तीनों देश को क्रमशः ये सब स्कोर मिला है। ठीक है, और कितना परसेंट समाप्त कर लिया है? इन्होंने 91.2% तक समाप्त कर दिया है, लैंगिक असमानता को समाप्त कर दिया है, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं लैंगिक समानता को स्थापित कर दिया है। अब अगर अंतिम 3 देश की बात करें तो अंतिम 3 देश आते हैं अफगानिस्तान, चाड और अल्जीरिया। इनका आप लोग स्कोर को याद रखने का जरूरत नहीं है, ज्यादा आप लोग अपने दिमाग पे बल ना दें। ज्यादा फैक्ट अगर दिमाग में आ जाएगा, काम का फैक्ट नहीं है, तो हो सकता है एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज कर जाए। लेकिन स्लाइड में मेरा देने का मकसद है कि किसी बच्चे को अगर क्यूरियोसिटी है जानने का, तो वो इधर उधर न भटके। मैं अपने साइट पे इतना बात ही बता देता हूँ कि किसी बच्चे के दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, कोई कौतूहल होता है कि नहीं अफगानिस्तान सबसे नीचे है तो कितना होगा, क्या वो 0 है या कुछ आगे है, तो नहीं बच्चे, अफगानिस्तान का 40.5% उसने लैंगिक समानता स्थापित किया, अर्थात इसका स्कोर 0.405 है। अब हम लोग बात करते हैं भारत का बच्चों। भारत का अगर बात करें तो भारत अब तक 64.3% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया, अर्थात जो अभी हम लोग बात कर रहे थे भारत का 64.3% लैंगिक समानता स्थापित कर दिया है भारत ने। और भारत पिछले साल की तुलना में 8 स्थान के सुधार के साथ वर्ष 2023 में 127वें स्थान पे भारत पहुंच गया है। वर्ष 2022 में भारत का स्थान 135 था। इस साल भारत का 64.3% भारत ने लैंगिक समानता स्थापित किया है। इस तरह से भारत का स्कोर इस साल 0.643 है। अगर पिछले साल से बच्चों तुलना करें तो पिछले साल के स्कोर में 0.014 पॉइंट का भारत ने अचीव किया है, मतलब पिछले साल में 0.014 को आप लोग ऐड कर दीजिए। ये धीरे धीरे भारत में बढ़ता जाएगा, हर देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? हर देश धीरे धीरे लैंगिक समानता को स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। हो सकता है किसी देश का नीचे आ जाए। नीचे कब आ सकता है? अगर किसी देश में कोई खास तरह का सरकार बन जाए जो कि किसी खास, मान लो महिलाओं के प्रति अत्याचार कर रहा हो, महिलाओं को स्कूल जाने से रोक रहा है, तो वहां पे लैंगिक असमानता का स्तर बढ़ जाएगा। अगर अब हम लोग बात करें अफगानिस्तान की, तो तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद वहां पे बहुत ज्यादा, जो एक पहले चुनी गई सरकार थी, अब तालिबान गवर्नमेंट आ गया, तो यहाँ पे महिलाओं पे बहुत ज्यादा बंदिश लगना शुरू हो गया। इसका असर हम लोग रिपोर्ट में देख रहे हैं कि अब सबसे निम्न स्तर पे पहुंच गया अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पे लैंगिक असमानता का स्तर जो है वो सही होने के बदले में वहां पे और असमानता बढ़ रहा है, क्योंकि अगर स्कूल नहीं भेजा जाएगा तो शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हो पाएगा। तो ये है हमारा बच्चों अभी तक का कहानी लैंगिक अंतराल से संबंधित। आइए आज का दूसरा खबर देखते हैं, वो है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023। ये क्या होता है, कहानी किस्से के माध्यम से हम लोग आपको बताते हैं। सबसे पहले वर्ष 1989 में इस तरह के रैंकिंग की शुरुआत की गई थी। इसमें किसी भी देश के अंदर किसी भी व्यापार को करने के लिए किस तरह का माहौल सरकार प्रोवाइड करती है, उस आधार पे उस देश का आकलन किया जाता है। और एक चीज और बता दूं कि किसी भी बिजनेस का आकलन या किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का आकलन उसके सिर्फ और सिर्फ जीडीपी के आधार पे नहीं किया जा सकता है। मान लो कि किसी देश का जीडीपी बहुत अच्छा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस कितना अच्छा से सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए बहुत सारे बातें आपको जानना जरूरी है। जैसे सरकार का कार्य करने का तरीका, वहाँ का परिवेश, वहाँ का माहौल, बहुत सारा चीज मिलके किसी देश में व्यापार और बिजनेस के लिए एक सही माहौल को क्रिएट करता है। तो वर्ष 2023 में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग दिया गया है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2003, और इसको जारी करती है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि स्विट्जरलैंड की स्थित एक संस्था है। उसके द्वारा इसका संकलन किया जाता है, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगर वर्ष 2023 की हम बात करें तो इस साल कुल 336 क्राइटेरिया के आधार पे रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसमें विश्व के 64 अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण किया गया, आकलन किया गया और उस आधार पे रिपोर्ट को जारी किया गया। यह इस साल का 35वां संस्करण है, 35th एडिशन था। हमेशा की तरह हम लोग टॉप 3 की बात करते हैं। अगर टॉप 3 की बात करें बच्चों, तो इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है डेनमार्क, फिर आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। आप लोग
फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पे डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड क्रमशः है। इसका स्कोर 100, 99.71 और 99.13 है। इसे बच्चों ध्यान रखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे ध्यान रखो क्योंकि इसका स्कोर 100 है। 100 का मतलब हो गया कि वहां की सरकार ने वहां पे बिजनेस के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पूरे 100% है। चाहे बिजनेस के लिए लोकतंत्र किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा सहयोग की बात करें। पॉलिटिकल पार्टी द्वारा सहयोग का मतलब ये हो गया कि वहां पे पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किसी तरह के बिजनेस पे बंदिश नहीं लगाया जाता है। माहौल इस तरह का रहता है कि कोई भी नया वेंचर बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो सकता है, रन हो सकता है। तो डेनमार्क नंबर 1 पे है क्योंकि इसका स्कोर 100 है। आयरलैंड और स्विट्जरलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे है। इसके स्कोर को बहुत ज्यादा आप लोग ध्यान ना रखें। मैं डेनमार्क के भी स्कोर को ध्यान रखने के लिए आपको नहीं कहता, लेकिन चूंकि 100 स्कोर दिया गया है, इसका मतलब कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए इस स्कोर को जरूर आप ध्यान रखें। अगर अंतिम 3 देश की बात करें तो अंतिम 3 देश में वेनेजुएला सबसे अंतिम पे है, 64वां स्थान पे। उसके बाद अर्जेंटीना 63वां और फिर मंगोलिया 62वां स्थान पे। स्कोर बहुत ज्यादा ध्यान ना रखें, स्लाइड में दिया गया है। अगर आपको कौतूहल है जानना, जरूर अगर ये चाहते हैं कि क्या मिला होगा तो आप जरूर देख लें। ये आपको ऑफिशियली वेबसाइट से स्कोर दिया गया है, बिल्कुल सही है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ये 60% सही है। अब हम लोग बात करते हैं भारत की। हर स्कोर में, हर इंडेक्स में, हर रिपोर्ट में भारत के बारे में जानना बहुत जरूरी। एग्जाम में आपको फिर आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने चर्चा किया था कि जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहा हो, एसएससी दे रहा हो, या कोई भी करंट अफेयर एग्जाम किसी भी स्टेट का या इंडियन गवर्नमेंट का दे रहा हो, उसके लिए आपको बिल्कुल आप 1 लाइनर याद कर ले कि रैंकिंग भारत की क्या थी। लेकिन जो बच्चा आईएएस पीसीएस का एग्जाम दे रहा हो उसके लिए आपको डिटेल में जानना होगा। डिटेल में जानना होगा किस, जैसे अभी हम लोग बात किए थे, पिछले सूचकांक में बात किए थे, उसमें हम लोग ने बात किया था, मैं बताना भूल गया, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, पिछले सूचकांक में वैश्विक लैंगिक अंतराल के बारे में बात किए थे। आपसे अगर कोई बच्चा आईएएस पीसीएस का एग्जाम दे रहा है तो आपसे इंडिया का रैंकिंग क्या है ये नहीं पूछा जाएगा। अगर आईएएस का बच्चा कोई दे रहा है तो शायद आपसे ये पूछा जाएगा कि ओवरऑल रैंकिंग कितना था, तो ओवरऑल 68.4 था। आपसे ये पूछा जाए कि वर्ष 2023 में राजनीतिक सशक्तिकरण कितना % अचीव किया गया, अगर बात करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की, तब आपको बताना होगा कि 22.1%। तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, चीज वही पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में स्टैंडर्ड हल्का और भारी हो सकता है। इसलिए मैं आपको हमेशा बताते जाऊंगा कि किस एग्जाम में आपको किस तरह से तैयारी करना है। अब हम लोग देखते हैं भारत का पोजीशन विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का क्या पोजीशन रहा है। तो इसमें भारत 3 स्थान की गिरावट दर्ज करते हुए 40वां स्थान प्राप्त किया है। 3 स्थान का गिरावट किया, इसका मतलब है एग्जाम में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी। यह आप लोग देखते होंगे कि एग्जाम में 4 ऑप्शन न देके 4 स्टेटमेंट दे दिया जाता है। क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है आपको कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस वर्ष भारत का रैंकिंग 40वां है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4 स्थान गिरावट दर्ज किया है। अब गिरावट 3 स्थान का हुआ है, आपसे पूछ देगा 4 स्थान। तो जो बच्चा नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है, उसको बस ये याद रहे कि भारत का पोजीशन इस बार 40वां है, लेकिन पिछले साल कितना है ये आपको जानना होगा। अगर आप लोग कोई भी बच्चा पीसीएस, आईएएस, आरओ इस तरह का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल जानना होगा। तो पिछले साल भारत का पोजीशन था 37वां, इसको ध्यान रखें। अगर हम लोग बात करें एशिया पैसिफिक रीजन की, तो एशिया पैसिफिक में भारत का स्थान 12वां है, जबकि लास्ट ईयर भारत का स्थान 11वां था। आज के सेशन में हम लोग अंतिम सूचकांक देखते हैं जिसका नाम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा न्यूज में रहता है। न्यूज में इसलिए रहता है कि हमेशा हर जगह ये बात चलती है कि किसी देश में मीडिया को कितना अधिकार दिया गया, कितना खुला है, कितना स्वतंत्र है। इसी कड़ी में विश्व प्रेस सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह 180 देशों को अध्ययन करने के बाद ये जारी हुआ है। इसे फ्रांस का एक एनजीओ है, बहुत ही फेमस है। आप लोग में से जो बच्चे लगातार पेपर या न्यूज में रहते हैं, अपडेट रहते हैं, वो नाम सुने होंगे। इस एनजीओ का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस एनजीओ के द्वारा
यह सूचकांक जारी किया जाता है। इसी कड़ी में 2023 का सूचकांक जारी किया गया। यह 21वां संस्करण था, इसे भी ध्यान दो। यह इस साल का 21वां संस्करण था जो 3 मई 2023 को जारी किया गया। एक बात और यहाँ पे आती है कि 3 मई को ही क्यों जारी किया गया, क्योंकि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए 3 मई को यह सूचकांक जारी किया जाता है उस चीज को चिन्हित करने के लिए। इस साल नॉर्वे नंबर 1 पे रहा। ये लगातार 7वां साल है जब नॉर्वे प्रथम स्थान पे रहा है। उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पे अर्थात 180वें स्थान पे रहा है। हमेशा की तरह टॉप 3 कंट्री में बताता हूं। इस साल के टॉप 3 कंट्री अगर बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो वो है नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। 1, 2, 3 पे नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क का स्थान है। आप लोग नाम जरूर ध्यान रखिए। ये एग्जाम में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज जो 3 मैं सूचकांक बताया हूं, तीनों सूचकांक कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको पक्का आने वाला है। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आपको आने का संभावना काफी ज्यादा है, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, कलर का एग्जाम दे रहे हो, टीचर का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 इंडेक्स है। तो 3 टॉप देश का नाम याद रखिए, नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, और लास्ट पोजीशन पे उत्तर कोरिया, उसे भी ध्यान रखिए। भारत, हमेशा भारत को आपको ध्यान रखना होगा कि भारत 161वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। भारत का स्कोर है 36.62। भारत का जो स्कोर होता है बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के स्कोर को आप लोग हमेशा याद रखें। भारत का स्कोर हमेशा पूछा जाएगा। तो 36.62 स्कोर है और भारत का पोजीशन है 161, 161वां भारत का स्कोर है। पिछले साल अगर 2022 की बात करें तो भारत जो है 150वां स्थान पे था। तो 3 फैक्ट है, 2023 में 161वां स्थान है, 2022 में 150वां स्थान, और ओवरऑल स्कोर की अगर बात करें 2023 में, तो 2023 में भारत का स्कोर है 36.62। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में 5 जो भारत का पोजीशन है 161वां पोजीशन में 5 पैरामीटर है जिसके आधार पे 161वां भारत का रैंक किया गया है। ये 5 क्राइटेरिया, जो संकेतक क्या क्या, ये राजनीतिक, आर्थिक, विधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा, ये 5 क्राइटेरिया है जिस आधार पे भारत का रैंकिंग 161वां आया है। अगर अलग अलग क्राइटेरिया को देखे, अलग अलग संकेतक को देखे, तो राजनीतिक रूप से कितना प्रेस स्वतंत्र है, तो 169, 180 देश में 169 स्थान है। आर्थिक रूप से 155, विधिक रूप से 144, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से 143 और सुरक्षा के रूप से 172 रैंक है इन 5 संकेतकों के आधार पे। तो ये संकेतक आपको हो सकता है आईएएस के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखें बच्चों। ये हमारा आज का वीडियो था, ये हमारा आज का क्लास था। इसमें हम लोग ने 3 सूचकांक के बारे में बात किया जो कि आपके हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पक्का 100% सही हो, तो आपको तीनों संकेतक को, तीनों सूचकांक को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। उसके लिए हमारे वीडियो से बाहर आप कहीं ना जाए, क्योंकि हमारे वीडियो में सफिशिएंट चीज बताया गया है जो आपको जानना चाहिए। यज्ञ विद्या आप लोगों के लिए अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड डेडिकेटेड क्लास भी लेके आ रहा है, जिसमें हिंदी पे अभी लगातार क्लास आप लोगों के लिए अमित सर लेके आ रहे हैं। हर दिन आपको लोगों के लिए एक वीडियो आता है, उसको देखिए, क्योंकि जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। यज्ञ विद्या भी आप लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास भी, स्पेसिफिक क्लास भी ला रहा है। यह कंप्यूटर का क्लास पुलिस, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में काफ़ी बृहद सिलेबस है, उसके आधार पर बनाया गया है। साथ ही साथ जितने भी आपको एग्जाम होता है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो या एमपीपीसीएस में भी कंप्यूटर का सिलेबस है, बहुत जगह कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हर जगह आपको समान रूप से यह उपयोगी साबित होगा। जो बच्चा आज पहली बार यज्ञ विद्या से जुड़ रहा है वो हमारे YouTube चैनल पे जाकर यज्ञ विद्या को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से सबसे पहले हमारा वीडियो आप लोगों के पास आ जाएगा। जितना भी हमारा वीडियो है उसका फ्री मटेरियल है हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट पे आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है। हमारे वेबसाइट पे जाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, फ्री मटेरियल वहाँ से डाउनलोड करें और उसका फायदा उठाएं। हम लोग सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, आप जिस माध्यम से चाहे हमसे जुड़ सकते हैं।
बच्चों, यज्ञ विद्या आप लोगों के लिए फ्री में अभी क्लास लेके आ रहा है, इसलिए ये आपका दायित्व है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक पहुंचाए। जो हमारा करंट का क्लास है ये सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं, जो गृहिणी है, जो हाउसवाइफ है, जो काम करते हैं, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि 15 मिनट के क्लास में आप लोग देश विदेश के बारे में हर एक खबर जान लेते हैं जो आपको जानना चाहिए। लगातार यज्ञ विद्या से जुड़े रहे, अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दें। आप यज्ञ विद्या से क्या चाहते हैं वो सुझाव दें, हम लोग उस पर काम करेंगे। बहुत जल्द नया वीडियो लेके आ रहा हूँ, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।